हेलो 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 हेलो। हाँ जी, की हाल चाल। अच्छा, आज ना हम एक बात स्टार्ट करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट बात स्टार्ट करेंगे, आप जरा सुनना। हमने ना लास्ट क्लास में एक टॉपिक स्टार्ट करा था, एश्योरेंस एंगेजमेंट। एक बारी वर्ड बोलना बेटा, क्या स्टार्ट करा था? अच्छा, एश्योरेंस वर्ड का मतलब होता है ओपिनियन देना, और एंगेजमेंट मतलब कोई भी काम जो आप कर रहे हैं। तो जब आप ओपिनियन देने वाला काम कर रहे होते हैं तो मैं कहता हूं यार आप एश्योरेंस एंगेजमेंट कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिया था बच्चे। अच्छा, एश्योरेंस एंगेजमेंट के अंदर आपने मेरे साथ कुछ एलिमेंट्स भी डिस्कस करे थे। टोटल कितने एलिमेंट्स थे बताओ? 5। ठीक है ना। पहला एलिमेंट क्या था बताओ? कितनी पार्टी रिलेशनशिप होता है? एक वो बंदा जो ओपिनियन देता है उसे मैं क्या कहता हूं? प्रैक्टिशनर। बोलना पड़ेगा, एक वो बंदा जो ओपिनियन देता है उसे हम कहते हैं। और एक वो बंदा जिसने वो मैटर बनाया है वो क्या होता था? रिस्पॉन्सिबल पार्टी। और जो बंदा ओपिनियन दे रहा है, जिसके लिए दे रहा है, उसको कहते थे क्या? इंटेंडेड यूजर्स। और ये ओपिनियन दिया जाता था किसी सब्जेक्ट मैटर पर। बोलना पड़ेगा, ये ओपिनियन दिया जाता था किसी, और इस सब्जेक्ट मैटर को इवेल्युएट करा जाता था कोई क्राइटेरिया के बेसिस पर, और फिर उसके लिए क्या ऑब्टेन करे जाते थे? साइन। और अल्टीमेटली आप अपना क्या देते थे? ओपिनियन इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट। समझ आ रहा है आपको? ये सब हमने पढ़ा था। चलो, आज मैं आपके साथ एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं, ऑडिट वर्सेस रिव्यू। आप सब एक हेडिंग बनाएंगे। कहां पर हेडिंग बनाएंगे? 1.16 पेज पर। 1.16 पेज पर आप सब एक हेडिंग बनाएंगे, ऑडिट वर्सेस रिव्यू। सुनना जरा, देखो अब मैं आपको बताता हूं कुछ बातें। आप सब पेज नंबर 1.16 पर आ जाओ सारे बच्चे, है ना। हम एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्या? ऑडिट वर्सेस रिव्यू। आपको बातें समझ आ जाएंगी अगर आप 2 मिनट इधर ध्यान दोगे बेटा, बहुत ही आसान है। देखो, पूरे साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी और इसके बाद उसकी क्या करवाई गई? चेकिंग करवाई गई। इसके अंदर क्या ठीक है और क्या गलत है। तो हम कह रहे हैं यार आपने क्या करा है? ऑडिट करा है। यस और नो? पक्का? अच्छा, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, तो ऑडिट के अंदर आप कौन सी वाली एश्योरेंस देते हैं? सारे बच्चे बताएंगे कौन सी ऑडिट में आप कौन सी एश्योरेंस देते हैं? ठीक है, ऑडिट में आप रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं। अब मैं आपको अगला पॉइंट कराने जा रहा हूं, और रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब आपको पता ही था क्या? अ हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस। अब मैं आपको बताता हूं क्या होता है। जैसे कि ये लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी के ऊपर ना एक रिक्वायरमेंट होती है। जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं उन पर क्या होती है? एक रिक्वायरमेंट। बोलना पड़ेगा, जो लिस्टेड कंपनी होती है उन पर क्या होती है बेटा? एक, कि उन्हें ना अपनी क्वार्टरली रिटर्न, क्वार्टरली अकाउंट्स, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट न्यूज़पेपर पर पब्लिश करने होते हैं। आपको बताइए साल में कितने क्वार्टर होते हैं? और कईयों के तो दिन में ही, है ना। वेरी गुड, बहुत नॉलेजेबल इंसान हो। इधर आओ, अब जरा सुनना। फर्स्ट क्वार्टर चलता है 1 अप्रैल से लेकर कब तक? 30 जून तक। फर्स्ट क्वार्टर कब से कब तक चलता है? 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक। तो इतने पीरियड में लिस्टेड कंपनी के ऊपर एक रिक्वायरमेंट होती है कि जो
जो क्वार्टर बीत गया उसकी आप इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश करो इन द न्यूज़पेपर। इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्हें पब्लिश करनी होती है कहां पर? इन द न्यूज़पेपर। बोलो यहां तक का पॉइंट समझ आया आपको? अच्छा, लेकिन इस इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर लोगों का विश्वास बिठाने के लिए ये लिस्टेड कंपनी किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को कहती है कि यार तुम ना इसे भी चेक कर कर इसका ऑडिट कर दो। तो सीए बताओ क्या कहता है? पूरे साल बीता नहीं है, ऑडिट तो ईयरली होता है, मैं ईयरली ऑडिट तो अभी ये ईयर कंप्लीट ही नहीं हुआ, ये तो इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये तो 3 महीने के रिजल्ट्स है, ये तो 3 महीने के रिजल्ट है, तो इसमें तो अभी ऑडिट करना पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि ऑडिट के अंदर बहुत सारे प्रोसीजर लगाने होते हैं। तो हम प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट को ये कहते हैं कोई बात नहीं, आप इसका कर दो रिव्यू। आप इसका क्या कर दो? बोलना पड़ेगा। प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट को यानी सीए प्लस सीओपी को हम क्या कहते हैं? आप इसका क्या कर दो? आवाज में दम नहीं, आप इसका क्या कर दो? आप इसका रिव्यू कर दो। अच्छा, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने इसका रिव्यू करा, मतलब इसके ऊपर एक बारी पूरा चेक कर लिया ऊपर ऊपर से कि क्या क्या सही है और क्या क्या गलत है। अब बताओ बेटा, पब्लिक का कॉन्फिडेंस रिव्यू होने के बाद, पब्लिक का कॉन्फिडेंस रिव्यू होने के बाद इस इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? समझ आ रहा है आपको? मेरा आपसे एक सवाल है, ऑडिट पूरे साल का करते थे, रिव्यू आप किसका कर रहे हो? इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। ऑडिट प्रोसीजर किस में ज्यादा लगाते होगे बताओ? मेरा आपसे है, ऑडिट प्रोसीजर आप किस में लगाते होगे ज्यादा? मतलब प्रोसीजर्स फॉर ऑब्टेनिंग, इसमें ऑडिट प्रोसीजर ज्यादा लगते होंगे क्योंकि बहुत सारी चीजें चेक करनी होती हैं। और यहां पर इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिव्यू करते वक्त आपके ऑडिट प्रोसीजर क्या लगते होंगे? जल्दी बताओ, ऑडिट प्रोसीजर्स क्या लगते होंगे? जल्दी बताओ। कम लगते होंगे। और ऑडिट में आप देते हो रीजनेबल एश्योरेंस और रिव्यू में आप देते हो क्या? लिमिटेड एश्योरेंस। बोलना पड़ेगा क्या? आवाज में दम नहीं है। कैसी देते हो एश्योरेंस? लिमिटेड एश्योरेंस देते हो क्योंकि आपने पूरे साल की चेकिंग करी ही नहीं, आपने पूरे साल की चेकिंग, समझ आ रहा है? तो आप लिमिटेड एश्योरेंस देते हो। अब सवाल उठता है सर लिमिटेड एश्योरेंस हम किसको कहते हैं? लिमिटेड एश्योरेंस हम किसको कहते हैं बेटा? मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस। आपको बोलना पड़ेगा कौन सा लेवल ऑफ एश्योरेंस? मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस विच इज लेस देन द रीजनेबल एश्योरेंस। ये क्या होता है बताओ? इस केस के अंदर रिव्यू के अंदर आप देते हो मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस। बोलना पड़ेगा, रिव्यू के अंदर आप क्या देते हो? मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस विच इज लेस देन द रीजनेबल एश्योरेंस। लिमिटेड एश्योरेंस का मतलब क्या होता है? मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस which is less than the क्या? बोलो, कुछ बातें समझ आनी स्टार्ट हुई हैं या नहीं स्टार्ट हुई? जो बच्चे लेट आए मैं बता देता हूँ क्या चल रहा है एक बारी कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करने के बाद है। आप जरा मेरी बातें सुनना स्टार्ट करना। पेज नंबर 1.16 पर ना आज हमने एक टॉपिक स्टार्ट करा है, ऑडिट वर्सेस रिव्यू। देखो चार्टर्ड अकाउंटेंट सिर्फ ऑडिट ही नहीं करते,
चार्टर्ड अकाउंटेंट रिव्यू वाले काम भी करते हैं। देखो क्या होता है, ऑडिट का मतलब आप सबको पता ही है कि पूरे साल के अकाउंट्स चेक करके बताना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है या नहीं। लेकिन रिव्यू क्या होता है वो आपको जानना जरूरी है। जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं, एक बार बोलना पड़ेगा, जो कौन होती है बेटा, आवाज में दम नहीं है, जो कौन होती है बेटा, लिस्टेड कंपनी के ऊपर एक रिक्वायरमेंट होती है कि उन्हें इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश करनी पड़ती है इन द न्यूज़पेपर। तो लोगों का उस इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर विश्वास बढ़ जाए, इसके लिए वो एंटिटी क्या करवाती है, वो लिस्टेड कंपनी किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को कहती है कि देख तू ऑडिट तो कर नहीं सकता, पर तू क्या कर दे इसका रिव्यू, क्योंकि तेरे रिव्यू करने से क्या हो जाएगा, पब्लिक का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। हाँ, रिव्यू करते वक्त ऑडिट प्रोसीजर्स जितने ऑडिट में लगते हैं उसके कंपैरिजन में यहां पर क्या लगते हैं, कम लगते हैं। तो इसलिए ऑडिट में आप देते हो रीजनेबल एश्योरेंस और रिव्यू में आप देते हो लिमिटेड एश्योरेंस। ऑडिट में आप देते हो क्या, आवाज में दम नहीं है, ऑडिट में आप देते हो क्या, जबकि रिव्यू में आप देते हो क्या। अच्छा, रीजनेबल एश्योरेंस की डेफिनेशन होती थी क्या, हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस, जबकि लिमिटेड एश्योरेंस की डेफिनेशन क्या कहती है, मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस विच इज। समझ आने लग रहा है आपको कुछ कुछ? आओ जरा थोड़ी सी रीडिंग करते, फिर आप नोटिंग का काम कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो, ऑडिट वर्सेस रिव्यू कह रहे हैं वी हैव लर्न दैट ऑडिट इज अ रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट। कह रहे हैं हमें ये बात हम जान चुके हैं कि ऑडिट एक कौन सा वाला है, रीजनेबल एश्योरेंस देने वाला काम है। एंगेजमेंट मतलब काम है, एश्योरेंस मतलब ओपिनियन, और इसमें आप कौन सा ओपिनियन देते हो, रीजनेबल, ये हम जान चुके हैं। कह रहे हैं वी हैव लर्न दैट ऑडिट इज अ रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट एंड इट प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस। हाउएवर जो रिव्यू है इज अ लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट। रिव्यू क्या है, एक, आवाज में दम नहीं है, रिव्यू क्या है, एक, इट प्रोवाइड्स लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस देन ऑडिट। इसमें एश्योरेंस जो दी जाती है, वो क्या दी जाती है, ऑडिट से कम, ठीक है ना। और बताओ बेटा प्रोसीजर किस में ज्यादा लगते होंगे, ऑडिट में या रिव्यू में। फर्दर रिव्यू इन्वॉल्व्स फ्यूअर प्रोसीजर एंड गैदर sufficient appropriate evidences on the basis of which limited conclusion can be drawn up। मतलब इसमें प्रोसीजर कम लगते हैं और इतने ही प्रोसीजर लगते हैं ताकि हम लिमिटेड एश्योरेंस दे पाए। हाउएवर एक चीज दोनों में कॉमन है, चाहे ऑडिट है चाहे रिव्यू है, रिव्यू है, दोनों हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का होता है। दोनों किसका होता है, नहीं मजा नहीं आया, दोनों किसका होता है। However, both audit and review are related to the financial statement prepared on the basis of historical financial information। ठीक है ना, यहां तक का पॉइंट आपको समझ आया ऑडिट वर्सेस रिव्यू का। ये देखो, ये भी बेसिकली ऑडिट का और रिव्यू का डिफरेंस है, यहीं से करेंगे हम। आ जाओ, ऑडिट में क्या, ऑडिट क्या है, एक, यहां लिख लो ऑडिट और यहां लिख लो क्या, रिव्यू। या आप ऐसा भी कह सकते हो, हम किसका डिफरेंस कर रहे हैं, रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट का वर्सेस लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट का। बात एक ही है, आप ऑडिट और रिव्यू का डिफरेंस मान लो, आप इसको किसका डिफरेंस मान लो, ऑडिट और रिव्यू का डिफरेंस मान लो, या फिर आप इसको रीजनेबल वर्सेस लिमिटेड का मान लो, ठीक है ना। और लिमिटेड का मतलब ये नहीं है, लिमिटेड का लेवल क्या है, लिमिटेड का मतलब यहां पर क्या है, मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस, ये बात का ध्यान रखना आप। चलो आओ पढ़ते हैं। ऑडिट एक रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट है, जबकि रिव्यू एक लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट है। रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट प्रोवाइड्स हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, जबकि लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट प्रोवाइड लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस देन द रीजनेबल एश्योरेंस। यहां पर आपको रिव्यू में रीजनेबल एश्योरेंस से कम ही एश्योरेंस मिलती है। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? अच्छा, यहां पर आप एक्सटेंसिव प्रोसीजर लगाते हो और यहां पर आप
फ्यूअर प्रोसीजर लगाते हो। यहां पर आप ज्यादा प्रोसीजर लगाते हो, एक्सटेंसिव प्रोसीजर लगाते हो, जबकि इसमें फ्यूअर प्रोसीजर लगाते हो। ठीक है ना? अच्छा, यहां पर आप रीजनेबल कंक्लूजन ड्रॉ करते हो ऑन द बेसिस ऑफ साई, और यहां पर आप उतने ही साई ऑब्टेन करते हो ताकि आप क्या दे पाओ, लिमिटेड है। और कह रहे हैं रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट का एग्जांपल है ऑडिट, और लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट का एग्जांपल है क्या, रिव्यू। क्या आपको बातें समझ आनी स्टार्ट हुई हैं या नहीं हुई हैं, पहले ये बता दो, यस और नो? पक्का वाला? हाँ जी, है ना? आओ जरा अब ना, आप सामने वाली गली में, ये सब नोट कर लिया था, किसी का रह गया बेटा? रह गया, कर लो पहले नोट, फिर मैं आपको ना एक चार्ट बनवाता हूं। इससे ऊपर वाला रहता है। पहले बताओ, ऑडिट वाला सभी ने नोट कर लिया? पक्का? अच्छा, रिव्यू वाला भी नोट कर लो। ऑडिट वाला हुआ नहीं था नोट, ऑडिट वाला रह गया, अभी नोट कर लो। यहां कह रहे हो क्या? चलो बेटा फटाफट से नोट करो। चले, अच्छा अब मेरी बात आपको सुननी पड़ेगी। मैं ना आपको एक बात बताता हूं, ये देखो, आपको जरा सुनना पड़ेगा। देखो, आपको एक हेडिंग बनानी चाहिए, टाइप्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। बोलना पड़ेगा आपको, एक हेडिंग बनानी चाहिए, क्या? टाइप्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। हाँ, अगली गली में बना लो, सेम गली में बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगली गली में बना लो। आपको एक हेडिंग बनानी चाहिए, टाइप्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। एश्योरेंस एंगेजमेंट मतलब ओपिनियन देने वाला काम। एश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ? ओपिनियन देने वाला काम। आप सारे बच्चे बोलेंगे एश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है ना? तो ओपिनियन देने वाले काम दो तरह के होते हैं। एक होते हैं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वाले, एक क्या होते हैं, जल्दी बताओ? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वाले बेटा। और एक क्या होते हैं, अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वाले। अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वाले। और जब मैं बात करता हूं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो ऑडिटर को ओपिनियन देने होते हैं, वो फर्दर कितने तरह के होते हैं बताओ? दो तरह के। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर ओपिनियन देने वाले दो काम होते हैं, पहले का नाम ऑडिट, दूसरे का नाम रिव्यू। आओ जरा यहीं पर ही ना इनके बारे में कुछ बातें लिख लेते हैं जो अभी तक हमने पढ़ी है, ठीक है? अच्छा, ऑडिट क्या है, एक जल्दी बताओ? रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट है।
ऑडिट क्या है बच्चे? एक रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट है, जबकि रिव्यू क्या है? एक लिमिटेड एश्योरेंस ऑडिट एक रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट है और रिव्यू एक लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट है। ठीक है ना? अच्छा, यहां पर आप क्या देते हो? अ हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस, और यहां पर आपकी क्या होती है? जल्दी बताओ। इसको हम मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस को लिखते क्या है? हाँ, तो इसको हम क्या लिखेंगे? यहां पर आप कौन सी एश्योरेंस देते हो? बताओ। लेस देन रीजनेबल एश्योरेंस, प्रोवाइड एश्योरेंस, लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट है तो क्या लिखोगे आप? प्रोवाइड एश्योरेंस, प्रोवाइड ऐसे लिख लो, मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस, which is less than the reasonable assurance। इसमें आप एक्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर लगाते हो, इसमें आप एक्सटेंसिव प्रोसीजर्स आर परफॉर्म्ड फॉर ऑब्टेनिंग what? For obtaining क्या? Sufficient appropriate और यहां पर आप क्या लगाते हो? फ्यूअर प्रोसीजर, फ्यूअर प्रोसीजर are performed for obtaining sign बोलो, आपको समझ आ गया? पक्का वाला माइंड में बैठ गई ये सब चीजें? हाँ जी, आप सबके माइंड में ये सब चीजें बैठ गई हैं? अच्छा, जबकि दूसरी वाली गली में अगर हम चलें, दूसरी वाली गली में अगर हम चलें, अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एक बारी वर्ड बोलो बेटा, क्या? उस पर भी ऑडिटर को ओपिनियन देना होता है, उस पर भी ऑडिटर को कई बारी क्या देना होता है? बेसिकली मैं ऑडिटर नहीं कहूंगा, मैं क्या कहूंगा? प्रैक्टिशनर। वर्ड क्या बोलूंगा मैं यहां पर? नहीं, मजा नहीं आया। वर्ड क्या बोलूंगा मैं यहां पर? जो प्रैक्टिशनर होता है ना, उसको हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अलावा भी, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अलावा भी ओपिनियन देने वाले काम मिलते हैं। जैसे किस किस तरह के काम होते हैं आप जरा लिखना जरा। प्रोस्पेक्ट, एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लिखना बेटा। एग्जामिनेशन ऑफ prospective financial information। देखो, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पास्ट से रिलेटेड होती है या फ्यूचर से रिलेटेड होती है? आवाज में दम नहीं है। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड होती है? फ्यूचर से रिलेटेड होती है। तो देयरफॉर मैं आपके साथ अगर बात करूं, तो अगर आपको बैंक लोन लेना है, अगर आपको बैंक लोन लेना है तो बैंक क्या कहता है? तुमने इंस्टॉलमेंट कब पे करनी है? फ्यूचर में पे करनी है। तो क्या तुम मेरी इंस्टॉलमेंट फ्यूचर में पे कर पाओगे या नहीं? तो इसके लिए किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से क्या बनवा कर लेकर आओ? प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। वो आपकी प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स वगैरह हमें बना कर देंगे, और अगर हमें लगा कि आप हमारा फ्यूचर में लोन रीपे कर पाओगे तो हम आपको लोन
दे देंगे। तो बताओ बेटा, तो अब कंपनी को जिसको लोन चाहिए था वो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को कहेगी कि अपना ओपिनियन दो, क्या हम फ्यूचर में ऐसे कमा पाएंगे या नहीं, क्योंकि आपके ओपिनियन के बेसिस पर ही बैंक हमें क्या देगा, लोन। सिमिलरली कई बारी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को गवर्नमेंट से ग्रांट्स लेनी होती है। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? तो भैया वो ग्रांट्स ऑब्टेन करने के लिए भी हमें प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनानी पड़ती है और उस पर किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट का ओपिनियन लेना होता है। तो यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट सिर्फ ऑडिट वाले काम नहीं करता, रिव्यू वाले काम नहीं करता, वो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर भी अपना क्या देता है, ओपिनियन देता है। समझ आ रहा है आपको? तो इसके नीचे लिखना बेटा, जिन कंपनीज को, लिखना बेटा, जिन कंपनीज को बैंक से लोन लेना होता है, जिन कंपनीज को बैंक से लोन लेना होता है, जिन कंपनीज को बैंक से लोन लेना होता है या गवर्नमेंट से ग्रांट्स लेनी होती हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर्ड करती है। वो ऑर्गेनाइजेशन प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर्ड करती है और उस पर प्रैक्टिशनर ये देखो, उस पर प्रैक्टिशनर, डाउनवर्ड एरो बनाना और ये लिखना है, प्रोवाइड्स एश्योरेंस रिगार्डिंग रीजनेबिलिटी ऑफ द एजम्पशन फॉर्मिंग द बेसिस ऑफ प्रोजेक्शन एंड रिलेटेड मैटर्स। तो क्या ऑर्गेनाइजेशन, जो ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाई है, उसने जो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाई है उसके लिए जो एजम्पशंस ली है वो एजम्पशन रीजनेबल है या नहीं, इस तरीके का ओपिनियन प्रैक्टिशनर देता है। यानी प्रोवाइड्स एश्योरेंस रिगार्डिंग रीजनेबिलिटी ऑफ द एजम्पशंस, यानी जो एजम्पशंस ली गई हैं प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देने के लिए, जो एजम्पशंस ली गई हैं प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए वो कितनी रीजनेबल है, ठीक भी है या नहीं, इस पर प्रैक्टिशनर अपने विचार प्रकट करता है। बोलो, आपको पॉइंट समझ आना स्टार्ट हुआ? पक्का वाला ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चले? अच्छा, अब यहां पर एक और बात बताता हूं। देखो, कई बारी ना हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कहते हैं, देखो तुम्हें इंटरनल कंट्रोल का बहुत ज्ञान है, वो कहता है यस है, तो हम कहते हैं यार आप क्या करो, हमारे इंटरनल कंट्रोल को इवेल्युएट करके बताओ कि हमारे इंटरनल कंट्रोल कहां कहां पर स्ट्रांग है और कहां कहां पर वीक है, इस पर आप अपना ओपिनियन दो। तो बताओ बेटा, क्या ये हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है जिस पर ओपिनियन देना है या इंटरनल कंट्रोल की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस पर? तो यहां पर तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात ही नहीं। लेकिन अगर ये सीए को कोई काम मिल रहा है तो सीए ये थोड़ा ना कहेगा मैं तो ऑडिट वाला काम करता हूं या रिव्यू वाला काम करता हूं, सीए तो कहता मैं कर दूंगा, पैसे आने चाहिए। पॉइंट समझ आ रहा है? यस और नो? तो यही पॉइंट लिखो आप। अदर में क्या लिखोगे? एश्योरेंस रिगार्डिंग ऑपरेशन ऑफ कंट्रोल, assurance regarding
हाँ यहाँ पर बच्चे, अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के नीचे, उसमें एक आपने बना लिया था, सेकंड वाला आप बनाएंगे, क्या लिखेंगे? एश्योरेंस रिगार्डिंग ऑपरेशन ऑफ कंट्रोल्स। नहीं, इसका कुछ भी हो सकता है, प्रैक्टिशनर जो है कुछ भी हो सकता है इसमें, आप किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कह सकते हो कि हमें अपना ओपिनियन दो, ठीक है। तो जरा सन यहाँ तक लिख लिया आपने। अब इसके लिए आप लिखना, यहाँ पर ऑडिटर कौन, मतलब प्रैक्टिशनर कौन सी ओपिनियन देता है? रिगार्डिंग डिजाइन, कि आपने यार इंटरनल कंट्रोल की डिजाइनिंग ठीक करी है या नहीं, और इंटरनल कंट्रोल सही ढंग से चल रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पर आप लिखो, इसके नीचे डाउनवर्ड एरो बनाकर, यहां पर भी ऑडिटर ओपिनियन दे रहा है, यहां पर भी ऑडिटर क्या दे रहा है? आवाज में दम नहीं, यहां पर भी ऑडिटर क्या दे रहा है? ओपिनियन। लेकिन किस चीज के लिए? कि इंटरनल कंट्रोल कैसे डिजाइन करे गए हैं और इंटरनल कंट्रोल कैसे ऑपरेट हो रहे हैं। तो इसके नीचे डाउनवर्ड एरो बना के लिख लो बेटा। ये बेटा देखो, आप प्रैक्टिशनर बोलो, ऑडिटर बोलो, आपके मॉड्यूल में ना ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ड्स यूज करे गए हैं, पर आपको अगर आप प्रैक्टिकली सुनेंगे तो हर केस में प्रैक्टिशनर, चारों के केस में प्रैक्टिशनर ही चलेगा। लेकिन आप जरा देखोगे तो प्रैक्टिशनर में देखो, इन्होंने हर जगह जो इन्होंने आईसीआई ने अपने आंसर में देखा है, लिखना देखो क्या है, इन्होंने वर्ड्स क्या इस्तेमाल करें? ऑडिटरी। पर ये देखो, क्योंकि एश्योरेंस एंगेजमेंट तो कई तरह की हो सकती है ना, लेकिन इन्होंने हमेशा वर्ड क्या यूज कर लिया? ऑडिटर, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उस पॉइंट ऑफ व्यू से दे दिया। पर हर जगह आप लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो बताओ? प्रैक्टिशनर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको ये वर्ड समझ आने चाहिए बच्चे। पहले प्रोवाइड एश्योरेंस रिगार्डिंग डिजाइन एंड ऑपरेशन ऑफ कंट्रोल। क्या आपको ये चार्ट समझ आ गया? ठीक है जी, चलो अब मैं आपके साथ एक जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं, एक बार बेटा बुक दिखाना, आप जरा सुनना। जो मैं आपके साथ टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं वो पेज नंबर ना 1.19 पर है। ये वाला टॉपिक है। लेकिन आप जरा सुनना भी, इसकी हेडिंग मत बनाना, पहले मेरे से बात कर लो फिर मैं आपको बताता हूं। ये जो ये बताऊं क्या है? हमारा आईसीएआई किस किस तरह के स्टैंडर्ड्स बनाता है, ठीक है। तो उसके लिए ना मुझे एक प्रॉपर पूरा चार्ट बनाना पड़ेगा, और वो चार्ट थोड़ा ब्रॉड होगा, ठीक है। तो देयरफॉर आपको लैंडस्केप में बनाना पड़ेगा, और यहां पर चलते चलते इसमें पूरा भी नहीं आएगा, आपको एक और पेज लग जाएगा इसका। तो आप समझ रहे, मतलब 2 पेज में कंटिन्यू करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि एक ही में निपट जाएगा। और मैंने आपको अभी थोड़ा स्पेसिंग का बता भी दूंगा किसमें कितना स्पेस लगेगा। पर आप ये समझ रहे हो 1.19 या 1.20 पर बनाना है और 2 पेजेस तक जाएगा, ठीक है ना। हो सकता है 3 पर भी चले जाए, हैंड राइटिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है यार। मैं आपको बताता हूं ना, ये देखो, इधर देखो, पेज नंबर 1.19 से लेकर 1.20, 1.21, 1.22 पर जो टॉपिक है उसका एक ही चार्ट बनवा रहा हूं। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो इसलिए थोड़ा ब्रॉड चार्ट बनेगा और बहुत ही अच्छा बनेगा और आपको समझ भी आ जाएगा। एक मिनट, अभी आप नोट मत करो जब तक मैं ना कहूं। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं जो आज टॉपिक होने हैं। देखो, 2 तरह के स्टैंडर्ड्स होते हैं, इधर ध्यान दो। 2 तरह के स्टैंडर्ड्स आईसीआई ने बना रखे हैं, 2 तरह के स्टैंडर्ड्स आईसीआई ने बना रखे हैं। अभी कुछ भी नोट मत करना, मैं आपको थोड़ा बस आइडिया दे रहा हूं। और जो रजिस्टर पे नोटिंग कर रहे हैं वो 2 पेजेस पर ऐसे कर ले, दिखाना। वो ऐसे ही बना लेना ना, वो तो ऐसे ही बना लेना, मतलब 2 पेजेस ऐसे पे, तो एक पे एक आ जाएगा और बाकी पे इधर आ जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। जिसको जैसे गलत लगे, इधर आओ।
तो जरा सुनना, यहां पर एक पार्ट बनेगा, यहां पर सेकंड पार्ट बनेगा, और एक पार्ट के नीचे तो थोड़ा सा स्पेस चाहिए, यानी 20% इधर चाहिए। लेकिन जो ये वाला होगा ना, इसके अंदर फर्दर 4 झूले लटकेंगे, तो लगा लो कि आपको इस रेशियो में बांटना है चार्ट को कि 30% इधर हो गया, 70% इधर हो गया बस, और 70% के नीचे 4 बन जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। पर आपको स्पेसिंग का आइडिया हो गया, और अब हम बनाना स्टार्ट करें पॉइंट टॉपिक वगैरह को प्रॉपरली। चलो टॉपिक क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स, एन ओवरव्यू। टॉपिक क्या बनाने जा रहे हैं बच्चे, एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स हमने पढ़ने हैं, ठीक है। एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स हमने पढ़ने हैं बेटा इस चैप्टर में, और पूरे नहीं पढ़ने, उसका ओवरव्यू पढ़ना है, ठीक है। तो मैं इसको 2 पार्ट्स में बांट रहा हूं। पहले का नाम है स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल्स, और दूसरे का नाम है एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। देखो, एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। चलो, एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स, एक तरफ स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल्स और एक तरफ एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स, ठीक है। चलो, मैं अब आपके साथ 2 मिनट बातें डिस्कस करता हूं, अभी नोटिंग रुकना आप। चलो, अगर हम सबको चपाती बनाने के लिए बोला जाए, जैसे मुझे तो कई बार ही, देखो मैं आपको बताता हूं, आपको एक बात बताऊं, घर वाले तुम्हें कभी भी कहे ना कि यार तू चाय बड़ी टेस्टी बनाता है, या कोई भी सामान तू बड़ी टेस्ट, मतलब देखो आप कभी भी कहो ही मत कि मैं कुछ बना सकता हूं। स्टार्टिंग बेटा सिर्फ चाय से होती है, और फिर वो कहानी कहां तक जाती है तुम देख सकते हो। पॉइंट समझ रहे आप? तो मैं आपके साथ वही बात करने जा रहा हूं, जरा सुनना। लेट सपोज हम सब चपाती बनाने के लिए किचन में गए। अब देखो हर किसी के चपाती की शेप कैसी होगी, देखो कई अमीबा बना देंगे, है ना, और देखो कईयों की मतलब जैसे जो है शेप अलग अलग तरह की बनेगी। किसी की भी, जैसे फर्स्ट टाइम जब हम जाएंगे तो क्या होगा, कोई नान बना देगा, समझ आ रहा है, कोई अमीबा बना देगा, कोई किस भी तरीके से बना देगा, ठीक है ना, कोई रेक्टेंगल, कोई स्क्वायर, जैसी भी जिससे बन रही है वो बना देगा। तो होगा क्या, हर चपाती अलग शेप की आएगी। लेकिन अगर आपकी मम्मा ने या जिसने भी आपको सिखाया, जैसे वाइफ ने, उसने मतलब मैं अपनी बात बीच में, तो अब बताओ चपाती बेल ली, उसके बाद कह रही है एक बाउल पकड़ो और उससे काट दो। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? तो बाउल कटने की वजह से बताओ बेटा, अगर इसमें से कह रहे जैसे मर्जी वेलो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मर्जी वेलो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बाउल से काटते जाना तो क्या हो जाएगा, सबकी शेप क्या आ जाएगी, एकदम सेम। ये आते हैं स्टैंडर्ड्स। हर सीए का काम करने का तरीका क्या होता है, हर सीए का काम करने का तरीका क्या होता है, अलग होता है। तो
ताकि सारे सीए एक तरीके से काम करे, इसके लिए क्या बनाए जाते हैं? स्टैंडर्ड्स। ये जो एक स्टैंडर्ड बना दिया ना, बेंचमार्क बना दिया ना, जैसे उसमें किचन में चपाती को वेल कर आप क्या करो, सबको एक एक क्या पकड़ा दिया? बाउल पकड़ा दिया, करे इससे काट दो ना, सबकी बिल्कुल सेम सेम चीजें आएंगी, यही बस चीजें होगी, इसी को कहते हैं स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स का अगर मैं आपके साथ मतलब डिस्कस करूं, आईसीएआई ने कुछ रूल्स बना रखे हैं सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, और वो रूल्स डिपेंड करता है आप काम कौन से वाला कर रहे हैं। एंगेजमेंट में आप कई तरह के काम करते हैं, अभी अभी आपने बताया, तो इसलिए हर तरह के सीए के काम के लिए, सीए कोई भी तरीके का काम करे उसके लिए कुछ रूल्स बनाकर आईसीएआई ने रख रखे हैं, कुछ बेंचमार्क्स आईसीएआई ने बनाकर रख रखे हैं। तो सीए जनरली 4 तरह के काम करता है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, और वो चारों तरह के काम का एक अम्ब्रेला स्टैंडर्ड है कि वो सारे काम किससे हों? क्वालिटी से हों, उसके लिए एक अलग से रूल्स बना रखे हैं। सीए 4 तरह के काम करता है, उसके लिए 4 तरह के स्टैंडर्ड्स हो गए। सीए 4 तरह के काम करता है, उसके लिए 4 तरह के स्टैंडर्ड्स हो गए, और ये चारों काम क्वालिटी से हो, इसके लिए अलग से रूल्स बना दिए। पॉइंट समझ आना स्टार्ट हुआ? ये क्या है? हाँ जी, चलो पहले मैं आपके साथ बात करता हूं एंगेजमेंट। एंगेजमेंट वर्ड आपको पता ही है, लिखो जरा एंगेजमेंट वर्ड का मीनिंग लिखो। एंगेजमेंट वर्ड के नीचे डाउनवर्ड एरो बना के लिखो, एन अरेंजमेंट टू डू, एन अरेंजमेंट टू डू समथिंग। एंगेजमेंट शब्द के नीचे एक डाउनवर्ड एरो बनाओ, एंगेजमेंट शब्द के नीचे एक डाउनवर्ड एरो बनाओ और क्या लिखो? एन अरेंजमेंट टू डू समथिंग। लिख लिया? अब स्टैंडर्ड वर्ड्स के नीचे, जो स्टैंडर्ड वर्ड है उसके नीचे ये लिखो, लिखना स्टैंडर्ड्स के नीचे लिखो, स्टैंडर्ड्स आर द बेंचमार्क, स्टैंडर्ड्स आर द बेंचमार्क, स्टैंडर्ड्स आर द बेंचमार्क, स्टैंडर्ड्स आर द बेंचमार्क। ये एक बेंचमार्क है, रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं ड्यूरिंग द एंगेजमेंट्स, जो हमें फॉलो करने हैं कहां पर? ड्यूरिंग द एंगेजमेंट्स। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? स्टैंडर्ड्स आर द बेंचमार्क्स। ये बेंचमार्क्स है, ये गाइडलाइंस है, ये रूल्स है जो आईसीएआई ने बनाए हैं। अब यहां पर आपने लिख लिया एंगेजमेंट का मतलब, यानी सीए कोई भी काम जो करेगा उसके लिए जो बेंचमार्क बना रखे हैं उसे हम कहते हैं एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। और एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स जो बने हुए हैं वो 4 तरह के बने हुए हैं, डिपेंड करता है सीए जोन से वाला काम कर रहा है उससे रिलेटेड अलग से रूल्स बना दिए। अगर ऑडिट वाला काम कर रहा है तो वो अलग रूल बना दिए, रिव्यू वाला काम कर रहा है तो उसके लिए अलग से स्टैंडर्ड्स बना दिए। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? और अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वाले काम कर रहा है तो उसके लिए अलग काम बना दिए। और सीए जब ओपिनियन देने वाले काम के अलावा वाला कोई काम कर रहा है तो उसके लिए अलग से स्टैंडर्ड्स बना दिए गए। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? तो आप इसको अब कितने पार्ट्स में बांटो बताओ? 4 पार्ट्स में बांट दो। आप इसका 20% मार्जिन ही रखना, 20% पे इस पे आ जाएगा, 80% स्पेस इसके लिए यूटिलाइज करना है हमारे को। क्योंकि आप टोटल देख लो ना, 1 और 4 मतलब 1:4 है, तो 20 इधर तो 80 इधर चाहिए होगा ना स्पेस। चलो अब मैं आपके साथ कुछ बातें करूंगा डिस्कस। सुनना जरा। पहले तरह के स्टैंडर्ड्स हैं जिनका नाम क्या है? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो यानी सबसे पहले आप यहां पर लिखेंगे क्या? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पर आप लिखेंगे क्या? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। और आप इन्हें एसए कहते हैं। और ये कौन से वाले काम से रिलेटेड होते हैं? मतलब जब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करेगा, जब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, आवाज में दम नहीं है, जब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट
तो ऑडिट के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखे हैं, ऑडिट के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखे हैं उनको हम कहते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। अब सुनना जरा, ये जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है ये ऑडिट के लिए हैं, ठीक है ना। तो लिखना जरा इसके नीचे डाउनवर्ड एरो बनाकर, एप्लीकेबल while auditing the, ये स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होते हैं, एप्लीकेबल while auditing the historical financial information, while auditing the historical financial information। अब मैं आपको कुछ ज्ञान की बातें बताता हूं। अच्छा, इसके अंदर ऑडिटर देता क्या है? रीजनेबल एश्योरेंस। अब सुनना जरा, ध्यान देना, आईसीआई ने ना न्यू स्टडी मटेरियल में एक चीज मिस कर दी जो मुझे ओल्ड स्टडी मटेरियल से आपको दिखाकर समझानी पड़ेगी। जैसे मैं आपको बताता हूं, अभी नोट मत करना, मैं कुछ समझाने के लिए बना रहा हूं। जैसे ये मान लेते हैं कोई होटल है। अब इसमें होटल्स में क्या होते हैं, फ्लोर होते हैं, ठीक है, और हर फ्लोर में कुछ रूम्स होते हैं। ये लॉजिक, आपको लॉजिक क्लियर हो जाएंगे अगर आप सुन लेंगे मेरे साथ, ठीक है ना। मुझे पता है ड्राइंग के, बेटा हम ड्राइंग की बात ही नहीं करेंगे ना, हम तो मतलब कॉन्सेप्ट की बातें करेंगे। अब जरा सुनना, जब भी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आएंगे, जब भी कौन आएंगे? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ठीक है ना। तो वो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का जो नंबर होगा उसके लिए ना उन्होंने बातें बता रखी हैं। ये देखो क्या बात बता रखी है, जब भी कोई स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इशू होगा, सुनना पड़ेगा, जब भी कोई स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग इशू होगा, ये रहा, उसका एसए नंबर का जो नंबरिंग होगी ना वो 100 से लेकर कहां तक होगी? जैसे अगर आपने सुना हो एसए नंबर, आवाज में दम नहीं, एसए नंबर, अच्छा ऑडिट एविडेंस का एसए नंबर 500। तो हमने क्या करा, अभी आपने पढ़ा नहीं है, वैसे मैं आपको बता रहा हूं, सुनना जरा। जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है ना उसके लिए ना रूम्स बनाकर रख दिए हैं कि जब भी हमें कोई रूल बनाना होगा ऑडिट से रिलेटेड तो उनकी नंबरिंग कहां से कहां तक होगी बेटा? 100 से लेकर 999 तक हमने ना रूम बना दिए। अब जोन सा स्टैंडर्ड बनाना होगा उसके अकॉर्डिंग उसको वो वाला रूम अलॉट करते रहेंगे। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? और उसमें भी फर्दर डिवीजन कर दी, यानी आपको एक बात समझ आ गई, जितने भी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग होंगे उनकी नंबरिंग क्या होगी? डाउनवर्ड एरो बना के लिखो, उनकी नंबरिंग क्या होगी जल्दी बताओ। एसए नंबर 100 से लेकर 999, ये उनकी रूम नंबरिंग कर दी है हमने। यहां तक का पॉइंट समझ आया आपको? और इसके अंदर भी फर्दर, इसके अंदर भी फर्दर इसके अंदर भी फर्दर क्या करा गया है वो भी मैं आपको बताता हूं। डिवीजन कर दिया गया है। जो स्टैंडर्ड्स होंगे ना, अगर वो जर्नल प्रिंसिपल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड होंगे तो उनकी नंबरिंग ये वाली होगी। रिस्क असेसमेंट से रिलेटेड से होंगे तो उनकी नंबरिंग एसए नंबर 300 से लेकर 499 वाली होगी। ऑडिट एविडेंस से लेकर जो होंगे स्टैंडर्ड्स, इस टॉपिक से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड होंगे उनकी नंबरिंग हमेशा कहां से कहां तक होगी? 500 से लेकर, और यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर जो होंगे उसमें 600 से लेकर 699 वाले रूम अलॉट कर दिए। मतलब एक समय एक होटल में रूम बना दिए,
अब जोन से मैटर से रिलेटेड टॉपिक होगा उस मैटर से रिलेटेड उनको नंबरिंग दी जाएगी। और इतने इतने रूम्स अभी तक क्या पड़े हुए हैं, खाली। ऐसा दौड़ना है कि 100 से लेकर 999 तक यानी लगभग 900 स्टैंडर्ड्स इशू हो चुके हैं ना। अभी तक टोटल बताऊं 38 स्टैंडर्ड्स ही इशू हुए हैं, बाकी रूम्स खाली हैं। कह रहे शुक्र मनाओ खाली हैं, और अगर भरे हुए होते तो आपको पढ़ने पड़ते। समझ आ रहा है आपको? तो यहां पर आप लिखना स्टार्ट करो, लिखना स्टार्ट करो। इंट्रोडक्टरी मैटर से रिलेटेड लिखो जरा इसी के नीचे ही। इंट्रोडक्टरी मैटर से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड्स होंगे, इंट्रोडक्टरी मैटर से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड्स होंगे उनकी नंबरिंग हमेशा क्या होगी, ऐसे नंबर 100 से 199। और इसके लिए इसके आगे सामने एरो बना के लिखना टिल डेट नॉट येट इशूड। इससे रिलेटेड अभी तक कोई भी स्टैंडर्ड आया नहीं है, पर इसके लिए हमने रूम रिजर्व करके रखे हुए हैं। जब तुम आओगे तुम्हारे को एक इस नंबरिंग में से, इस नंबर में से कोई ना कोई रूम मिल जाएगा। तो लिखना जरा इसके आगे क्या लिखोगे, टिल डेट नॉट येट इशूड। ठीक है, आगे सेकंड क्या बनाओगे फिर? हाँ बनाओ इसी में ही। अगर कोई जनरल प्रिंसिपल और रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स आएंगे तो उनकी रेंज क्या होगी, ऐसे नंबर 200 से लेकर 299 तक। और अभी तक इसके आगे सामने एरो बना के लिखना 9 इशू हो चुके हैं। वो कौन कौन से इशू हो चुके हैं वो हमने कोर्स में पढ़ने हैं अपने। कितने इशू हो चुके हैं इससे रिलेटेड अभी तक? 9। तीसरा, रिस्क असेसमेंट एंड रिस्पॉन्सेस टू असेस्ड रिस्क। इनकी नंबरिंग क्या रहने वाली है, रूम नंबर 300 से लेकर कहां तक, 499 तक। लिखना जरा कितने इशू हो चुके हैं, 6। कितने इशू हो चुके हैं, 6। ठीक है, यहां तक लिख लिया? अच्छा ठीक है, गुस्सा का कर, बिल्कुल घर वाली फीलिंग दे देते हो। 1 मिनट में, 1 मिनट लगता है तुम्हें घर वाली फीलिंग देने में। रुको अभी, ठीक है बेटा रुक गए, मैं तो डर गई। अच्छा, एक अगला ऑडिट एविडेंस से रिलेटेड है, जिनका नोटिंग होगी वो तो कम से कम कर लो। ऑडिट एविडेंसेस से रिलेटेड जितने भी स्टैंडर्ड आएंगे उनके रूम नंबरिंग क्या होने वाली है, 500 से लेकर 599 तक। और लिखना 11 इशू हो चुके हैं आज तक। यूजिंग द वर्क ऑफ अदर्स, यूजिंग द वर्क ऑफ अदर्स 3 अभी तक इशू हो चुके हैं इसके। ऑडिट कंक्लूजन्स एंड रिपोर्टिंग से रिलेटेड अपने 6 स्टैंडर्ड इशू हो चुके हैं और स्पेशलाइज्ड एरिया से रिलेटेड 3। यानी ऑडिट के रिलेटेड जो रूल्स हैं उन्हें भी फर्दर डिवाइड करा गया। टॉपिक किस टॉपिक पर रूल आ रहा है, इंट्रोडक्टरी मैटर पे रूल आ रहा है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज या जनरल प्रिंसिपल जो जनरल रूल्स है उनसे रिलेटेड रूल्स आ रहे हैं, रिस्क असेसमेंट से रिलेटेड रूल्स आ रहे हैं, ऑडिट। ये क्या होते हैं ये तो अभी आपको ओवर द कोर्स पता चलेगा, ठीक है ना, ये तो आपको अभी ओवर द कोर्स पता चलेंगे। पर ये आपको बातें समझ आनी स्टार्ट हो गई हैं कि ऑडिट्स के जो स्टैंडर्ड्स होंगे उनकी नंबरिंग क्या रहने वाली है। हाँ जी बेटा, नहीं
800 से लेकर 899 तक रखे हैं अभी तक। उसके अलावा भी हमने जगह छोड़ी हुई है, कुछ और मैटर अगर मिल गए तो फिर उसको वहां फिट करेंगे। समझ आ रहा है आपको? बोलो यहां तक का पॉइंट समझ आ गया? अब मैं आपको एक बात सिखाता हूं, अगर आपने ये सब नोट कर लिया हो तो। नहीं किया? चलो करो। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग दिखते कैसे हैं, इनका एक बेसिक फॉर्मेट है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का फॉर्मेट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आओ जरा आपके साथ बातें करते हैं, सुनना। फिर देखो ये सब आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, पर आपको अगर मैं समझा दूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। इसके नीचे लिखो फॉर्मेट्स, फॉर्मेट ऑफ एसेस। जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बने हुए हैं, जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बने हुए हैं, उनका फॉर्मेट, ड्राफ्टिंग कैसे हुई हुई है, तो आप कह दो दो पार्ट्स। जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बने हुए हैं उनकी ड्राफ्टिंग कैसे होती है, मतलब कोई भी एक स्टैंडर्ड जो होगा, जो भी हम पढ़ेंगे उनकी ड्राफ्टिंग कैसे होगी, उसको मैंने दो पार्ट में बांटा है। पार्ट नंबर 1 उसको कहते हैं इंट्रोडक्शन। पार्ट नंबर 1 इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। और पार्ट नंबर 2 होता है रिक्वायरमेंट सेक्शन। पार्ट नंबर 1 होता है बेटा इंट्रोडक्शन, और पार्ट नंबर 2 कौन सा होता है? रिक्वायरमेंट सेक्शन, ठीक है ना। तो पार्ट नंबर 1 में 4 चीजें दे रखी होती है। उस स्टैंडर्ड का स्कोप, दूसरा उस स्टैंडर्ड की इफेक्टिव डेट, तीसरा उस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव, और फोर्थ उस स्टैंडर्ड की डेफिनेशंस। समझ रहे हो आप मेरी बात? कोई भी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जो होंगे उसके दो पार्ट्स होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो जो पार्ट 1 होगा उसमें 4 चीजें लिखी होंगी इंट्रोडक्शन में। उस ऐसे का स्कोप क्या है, इफेक्टिव डेट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है और डेफिनेशंस। और जबकि पार्ट 2 में ना 2 चीजें लिखी होती हैं। क्या लिखी होती हैं? ऑडिटर को क्या क्या करना होगा इस स्टैंडर्ड में, बता रखा है आईसीआई ने। ऑडिटर को क्या क्या करना होगा, स्टैंडर्ड में, ठीक है ना। और साथ में एप्लीकेशन एंड अदर एक्सप्लेनेटरी मटेरियल। बेसिकली ऑडिटर की इस स्टैंडर्ड ने क्या क्या रिक्वायरमेंट बोली है कि ऑडिटर तुम्हें क्या क्या करना है, और उस रिक्वायरमेंट की डिटेल्स यहां पर दे रखी होती है। यहां क्या दे रखी होती है? रिक्वायरमेंट्स की डिटेल लिखी होती है। अभी मैं आपको एक स्टैंडर्ड दिखाऊंगा ना, तो आपको प्रैक्टिकली समझ आएगा, क्योंकि कल को आपको ये सारा यूज करना है। आप आज से लगा लो 8-9 मंथ्स के बाद ही जब आप आर्टिकलशिप में जाएंगे, ये सब चीजें आपको यूज करनी आनी चाहिए, नहीं तो आप कर नहीं पाएंगे, आप पीछे रह जाएंगे दुनिया से, ठीक है ना। रिक्वायरमेंट्स की डिटेल्स लिखी होती हैं। जैसे मैं आपको ना एक स्टैंडर्ड दिखाता हूं, एक मिनट रुको, कोई बात नहीं। ये देखो, ये एक स्टैंडर्ड है। ये बेयर, जैसे बेयर एक्ट होता है ना, ओरिजिनली स्टैंडर्ड देखो लिखा हुआ है, देख रहे हो? ऐसे नंबर कौन सा?
220। आवाज में दम नहीं, ऐसे नंबर कौन सा? देखो इसके अंदर क्या होगा बताओ। सबसे पहली बात इंट्रोडक्शन होगा, और इंट्रोडक्शन में कितनी चीजें होती हैं? 4। 1 2 3 4। क्या क्या? स्कोप, इफेक्टिव डेट, ऑब्जेक्टिव, और फिर उसके बाद क्या होती हैं? रिक्वायरमेंट्स, कि मतलब ऑडिटर को इस एस्से में करना क्या है, और फिर उसके बाद दे रखी होती है उसको उसी चीज को इन डिटेल्स। जैसे ये देखो एक स्टैंडर्ड आपको दिखाते हैं, देखो ये इंट्रोडक्शन हो गया, और इंट्रोडक्शन में ये सब चीजें आपने सीखी है। स्कोप क्या रहने वाला है इस स्टैंडर्ड का, स्कोप के बाद इफेक्टिव डेट क्या रहेगी, ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, डेफिनेशन क्या रहेगी। ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। और इंट्रोडक्शन वाले पार्ट के बाद कौन सा पार्ट स्टार्ट होगा? रिक्वायरमेंट, मतलब इस स्टैंडर्ड पे ऑडिटर को क्या क्या करना है। और कह रहे हैं अगर इसको डिटेल में पढ़ना है तो रेफर पैरा A3 A4 से लेकर A5 ये पैराग्राफ, यानी जहां पर ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा उसके बाद क्या स्टार्ट होगी? रिक्वायरमेंट्स जहां सारी खत्म हो जाएगी उसके बाद देखो क्या स्टार्ट होता है? एप्लीकेशन ऑन अदर एक्सप्लेनेटरी मटेरियल, मतलब जो आपने ऊपर लिखे हैं ना प्रोसीजर्स जो ऑडिटर को करने, उसकी डिटेल्स लिखी होती है। ये सब चीजें बुक्स में नहीं मिलेंगी, लेकिन आपको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करनी पड़ती हैं। क्या आपको बात समझ आ रही है? तो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ आपने मेरे साथ क्या बना लिए हैं? स्टैंडर्ड्स बना लिए हैं। आओ जरा एक बारी बातें करते हैं जितना भी आपने मेरे साथ पढ़ा। देखो हमने क्या स्टार्ट करा है? एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड। सारे बच्चे बोलेंगे हमने क्या स्टार्ट करा है? दो तरह के स्टैंडर्ड्स, मतलब दो तरह के रूल्स बना रखे हैं। क्वालिटी से काम करे कोई भी सीए उसके लिए रूल्स बना रखे हैं, और सीए काम क्या क्या करता है उसके रूल्स बना रखे हैं। तो पहला काम हमने पढ़ा ऑडिट। ऑडिट से रिलेटेड कुछ रूल्स बना रखे हैं, इसको क्या नाम दिया गया? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। और ऑडिटिंग में क्या दी जाती है? रीजनेबल एश्योरेंस। और ऑडिटिंग के जो स्टैंडर्ड्स होंगे उनकी नंबरिंग हमेशा क्या होगी? 100 से 999, ठीक है ना। और फिर हमने क्या डिस्कस करा? कुछ फॉर्मेट्स। आओ जरा मैं आपको बुक से पढ़ाता हूं। ये देखो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, कह रहे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग अप्लाई करते हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर। कह रहे जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग होते हैं उनका इस्तेमाल जब हम ऑडिट कर रहे होते हैं तब इस्तेमाल करते हैं। एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग अप्लाई इन ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन एंड दीज एस्टैब्लिश। इससे क्या होगा? हाई क्वालिटी बेंचमार्क्स मिल जाएंगे एंड आर फॉलोड बाय द ऑडिटर इन कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और अभी तक कुछ स्टैंडर्ड्स जो हमने पढ़ लिए हैं और उसके एग्जांपल्स हैं, आप बुक से ये भी मार्क कर लो। देखो 200 तो आपको पता ही है। अच्छा ऐसे नंबर 200 क्या था? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट द ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद। देखो ऐसे नंबर 200 तो आपने पढ़ भी लिया। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंड कंडक्ट द ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद। समझ आ गया? ऐसे नंबर 200। ऐसी हम और भी स्टैंडर्ड पढ़ेंगे 230, 315, 700, अलग अलग टाइम पर पूरे कोर्स के पार्ट हैं ये सब हमारा। क्या आपको टॉपिक समझ आना स्टार्ट हुआ? ठीक है ना। अच्छा अब दूसरे वाले काम हम पढ़ने जा रहे हैं, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। लिखना जरा। स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट कहां पर लिखेंगे आप? देखो अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट रिव्यू वाला काम, क्या सीए को रिव्यू वाला काम करने को मिलता है या नहीं मिलता? मिलता है। बोलना पड़ेगा क्या सीए को रिव्यू वाला काम करने को मिलता है या नहीं मिलता? मिलता है। तो अगर कोई सीए को रिव्यू वाला काम मिले तो उससे रिलेटेड क्या रूल्स फॉलो करने हैं आईसीआई ने वो भी बनाकर रखे हुए हैं। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? तो स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। तो बताओ इसके नीचे आप काम कौन सा लिखोगे? कौन से वाला करते हो आप? रिव्यू। और इसमें आपको देनी क्या होती है? जल्दी बताओ कौन सी एश्योरेंस? एक और बात बताऊं,
जो स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट होते हैं ना, उन्हें SRE भी कहा जाता है। जैसे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को ऐसे कहा जाता है, इन्हें SRE कहा जाता है। अच्छा, इनकी नंबरिंग भी फिक्स है, लेकिन पहले आप लिख लो एप्लीकेबल वाइल रिव्यूइंग द, लिखो जरा, एप्लीकेबल वाइल रिव्यूइंग द, एप्लीकेबल वाइल रिव्यूइंग द historical financial information, applicable while reviewing the historical financial information, ठीक है ना। और इनकी नंबरिंग क्या फिक्स है वो भी मैं आपको बताता हूं, ये देखो, इनकी नंबरिंग कहां से कहां तक है बताओ। SRE 2000 से लेकर, मतलब इनकी रूम नंबरिंग समझ आ गई आपको। अच्छा, ये नंबरिंग किसने बनाई? ये बेटा इंटरनेशनल नंबरिंग है, ये इंटरनेशनल नंबरिंग है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट से उन्होंने इशू करी हुई है, और हमने उन्हीं को अपने यहाँ पर, ताकि हमारे इंडियन CSB ये सब कर सकें, तो हमने उन्हीं के साथ कन्वर्जेंस करके उसी के अकॉर्डिंग ही अपनी नंबरिंग हमारे स्टैंडर्ड्स की है। मैं आपको बताता हूँ, पहले होते थे, जिसको आप स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कह रहे हैं ना, पहले ये होते थे आस, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड, जिसको आपने एसए नंबर 200 कहा ना, वो एक वक्त पर होता था ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड 1, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड 1, लेकिन उसकी नंबरिंग 200 क्यों करी गई? ताकि हम ग्लोबल लेवल पर क्या कर पाए, प्रैक्टिस कर पाए। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? यस या नो? है ना, पक्का वाला ना, ठीक है। तो इसकी नंबरिंग लिख लिया आपने, SRE 2000 से लेकर 2699, और जो स्टैंडर्ड्स इशू हुए हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। फिर ये लिखना है, इसके एग्जाम्पल्स लिखो। एग्जाम्पल्स लिखना बेटा, इसके नीचे इसके एग्जाम्पल्स ऑफ SREs। देखो SRE कौन सा नंबर इशू हुआ है, 2400 और 2410। अगर आप रिव्यू कर रहे हो पूरी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, या आप रिव्यू कर रहे हो किसका, इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, तो दोनों से रिलेटेड रूल है। आप रिव्यू वाला काम हो सकता है आपको पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए बने, और कई बार हो सकता है आपको क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए बने। जिस भी स्टेटमेंट के लिए आप रिव्यू वाला काम कर रहे हो, उससे रिलेटेड यहां पर आपको क्या दे रखे हैं, स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं। उससे रिलेटेड आपको यहां पर क्या दे रखे हैं, स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं। कुछ बातें समझ आनी स्टार्ट हो गई आपको? हाँ जी, कुछ बातें समझ आ गई बेटा आपको, पक्का वाली ना, ठीक है। पढ़ कर देख लो, आपको जो मैंने पढ़ाया हुआ वही है। कह रहे जो स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट है वो कहाँ अप्लाई होते हैं, जब आप क्या कर रहे हो, रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड दैट रिव्यू इज अ लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट एंड इट प्रोवाइड्स एश्योरेंस व्हिच इज लोअर देन द प्रोवाइडेड बाय द ऑडिट, and it is due to the fact that review involves fewer procedure as compared to audit. Since a review also provide assurance to the user, it also involve obtaining the क्या sign। समझ आ गया आपको? पॉइंट समझ आए हैं? यस या नो? आवाज में दम नहीं, आपको आपके अटेम्प्ट की कसम। समझ आया है? यस या नो? हाँ, अब ठीक है। अब जरा सुनना,
थर्ड कैटेगरी अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट, उनके लिए बने हुए हैं स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट। एक बार लिखना बेटा, स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट। स्टैंडर्ड्स ऑन क्या? एश्योरेंस एंगेजमेंट्स। स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट, देखो जी लिखना जरा, एप्लीकेबल वाइल एग्जामिनिंग द एप्लीकेबल वाइल एग्जामिनिंग द पहला पीएफआई, बहुत हुई बेवफाई अब की बारी। पीएफआई बोले तो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हम वापस आ रहे हैं, क्या पढ़ रहे थे हम? स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट, एसएई। बताओ ये किस पर एप्लीकेबल होते हैं? एप्लीकेबल वाइल एग्जामिनिंग द क्या? प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्या? प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। यार आपने याद होगा प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के दो एग्जांपल लिखे थे, बताओ क्या? जब आपको क्या चाहिए, बैंक लोन चाहिए या गवर्नमेंट ग्रांट चाहिए, तो आप बताओ ऑडिटर को क्या करना होता, प्रैक्टिशनर को क्या करना होता था? बताओ, उनकी एजम्पशन की रीजनेबिलिटी चेक करनी थी, और वो रीजनेबिलिटी चेक करने के लिए, वो रीजनेबिलिटी भी कुछ रूल्स बनाकर आईसीआई ने दे रखे हैं। और सेकंड लिखना, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। यार ऑडिटर को अपना ओपिनियन देने वाला काम नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए भी यूज करना पड़ता है ना? बोलो यस और नो। और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का एग्जांपल कोई बताएगा? इंटरनल कंट्रोल की डिजाइनिंग और ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस पर एश्योरेंस मतलब ओपिनियन देने वाला काम। एश्योरेंस मतलब आवाज में दम नहीं, एश्योरेंस मतलब तो ओपिनियन अब आप किस पे दे रहे हो? एग्जाम्पल लिखो, क्या? इंटरनल कंट्रोल ऑपरेशंस। इंटरनल कंट्रोल ऑपरेशंस, समझ गए आप बात? पक्का वाले? अच्छा, इनकी भी नंबरिंग फिक्स है, इनकी भी नंबरिंग फिक्स है बेटा। लिखना जरा, SAE कहां से लेकर कहां तक? 3000 से लेकर 3699। लिख लिया? लिख लिया आपने? अच्छा, इसके एग्जांपल्स भी लिखो फिर। देखो एग्जांपल्स लिखो बेटा इसके। अगर आप ऐसे नंबर 3400 SAE 3400 जब आप एग्जामिनेशन कर रहे हो किसकी? प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। अच्छा, अगला कौन सा आ गया? SAE कौन सा? आपको एश्योरेंस एंगेजमेंट मिली है टू रिपोर्ट ऑन द कंपाइलेशन ऑफ परफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन अ प्रोस्पेक्टस। भैया प्रोस्पेक्टस के अंदर हम कुछ इंफॉर्मेशन डालना चाहते हैं, तो ऑडिटर का ओपिनियन, चार्टर्ड अकाउंटेंट का ओपिनियन देना उसको कि यार प्रोस्पेक्टस में लिखी गई बातें सच्ची हैं या झूठी हैं। तो बताओ, ओपिनियन तो देना है ना? ओपिनियन देने वाले काम को एश्योरेंस कहते हैं, ठीक है ना? तो लिख लो जरा ये दो एग्जांपल। यार जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आप अपने प्रोस्पेक्टस में छाप रहे हैं वो ठीक है या नहीं, वो ठीक है या नहीं, उससे रिलेटेड जो स्टैंडर्ड्स हैं, उससे रिलेटेड जो स्टैंडर्ड्स हैं वो अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट्स हैं। अब एक थोड़ा सा सवाल मैं रेज कर रहा हूं, आप मुझे इसका जवाब देना। जो ये अदर एश्योरेंस वाले हम मैटर पढ़ रहे हैं,
इसके अंदर आप कौन से वाला ओपिनियन देते हैं, रीजनेबल ओपिनियन देते हैं या लिमिटेड? आपको जानकर खुशी होगी, दोनों में से कोई भी दे सकते हैं, क्लाइंट की डिमांड पर है। समझ आ रहा है आपको? क्लाइंट को लिमिटेड एश्योरेंस चाहिए, लिमिटेड एश्योरेंस दे देंगे। क्लाइंट को रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए, रीजनेबल एश्योरेंस दे देंगे। पॉइंट समझ आना स्टार्ट हुआ आपको, यस या नो? तो जब आप ये लिख लोगे तो उसके नीचे एक डाउनवर्ड एरो बना के लिखना, इसमें रीजनेबल एश्योरेंस भी दी जा सकती है और इसमें कौन सी वाली, लिमिटेड एश्योरेंस भी दी जा सकती है। डिपेंड करते हैं ना। लिख लिया आपने यहाँ? अच्छा, लास्ट काम जो चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है, लास्ट काम जो चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है, फोर्थ, उसको लिखना अदर रिलेटेड सर्विसेज। अदर रिलेटेड सर्विसेज, ठीक है ना? और इसके लिए क्या बने हुए हैं, अदर रिलेटेड सर्विसेज के लिए क्या बने हुए हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। सर चार्टर्ड अकाउंटेंट और क्या काम करके देता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट और क्या काम करके देता है वो मैं आपको बताता हूं। स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, देखो सुनना जरा, अभी नोट मत करना, पहले मैं आपको बताता हूं। एक होते हैं एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स, वर्ड बोलना बेटा, क्या? एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। सारे बच्चे बोलेंगे वर्ड क्या है? एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। यार मैनेजमेंट ने जो काम करने को कहा वो हमने करके दे दिया। समझ आ रहा है आपको? इसको कहते हैं एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स, बोलना पड़ेगा, इसे हम कहते हैं क्या? ठीक है ना? या दूसरा जैसे एक एग्जांपल हो गया कंपाइलेशन एंगेजमेंट, हम क्लाइंट के ना, हम क्लाइंट, अच्छा देखो एग्रीड अपॉन प्रोसीजर का एक एग्जांपल देते हैं। मैनेजमेंट ने कहा यार हमें ना इस बात का पता लगा कर दो, तो जो उन्होंने कहा हम पता लगा कर दे देंगे। मतलब यहां पर हम अपना ओपिनियन नहीं देंगे, जो कहोगे वो कर कर दे देंगे, उससे रिलेटेड स्टैंडर्ड है। समझ आ रहा है आपको? एग्रीड अपॉन प्रोसीजर, मैनेजमेंट के साथ जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने एग्री कर लिया कि मैं ये काम करके दे दूंगा, तो वो बस वही काम करके दूंगा और इसमें हम अपना ओपिनियन नहीं देते। समझ आ रहा है आपको? बस जो कहा वो हमने करके दे दिया। ओपिनियन देने वाले पहले 3 पार्ट्स थे। समझ आ रहा है आपको? और उसके अलावा जैसे कंपाइलेशन एंगेजमेंट का मतलब बताऊं क्या है? मैनेजमेंट ने कहा कि हमारी कंपाइल करके दे दो हमारे अकाउंट्स बटे पड़े हैं अलग अलग जगह, उनको एक जगह कंपाइल करके चार्टर्ड अकाउंटेंट जी हमें दे दो, हम कह रहे हैं हम करके दे देंगे। समझ आ रहा है आपको? तो लिखना जरा, लिखो जरा, एप्लीकेबल वाइल परफॉर्मिंग पहला एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स, और एग्रीड अपॉन प्रोसीजर की ब्रैकेट में लिखना वो प्रोसीजर्स जो आपने मैनेजमेंट के साथ पहले से एग्री कर लिए थे कि ये काम
ये काम कैसे करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट एग्जाम्पल के तौर पर क्या, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट। और बताओ बेटा, इसके अंदर आप ओपिनियन नहीं देते, आप ओपिनियन वाले काम नहीं कर रहे, यहां पर ऑडिटर ओपिनियन वाले काम नहीं कर रहा, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट ओपिनियन वाले काम नहीं कर रहा। अच्छा, दूसरा इसका एग्जांपल लिखना, कंपाइलेशन एंगेजमेंट। हाँ, किसी की भी सुन सकते हैं, ये कोई आपने जो काम दिए, मैनेजमेंट ने काम दिए, कोई भी हमें काम देगा हम करके दे देंगे। ये ऑडिट नहीं है ना, ऑडिट वाले काम के लिए तो अलग काम है ना, वो काम ही अलग है। ये ऑडिट से अलावा रिलेटेड सर्विसेज, हम कह रहे हैं हमारे से ये काम भी करवा लो, हम करके दे देंगे। कंपाइलेशन एंगेजमेंट में लिखना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर देना। हाँ जी, कंपाइलेशन एंगेजमेंट। पहला आपने लिखा था एग्रीड अपॉन प्रोसीजर, पहला आपने लिखा था क्या, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर, और दूसरा आप क्या लिख रहे हैं बताओ, कंपाइलेशन एंगेजमेंट। और कंपाइलेशन एंगेजमेंट की ब्रैकेट में लिखना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर देना। यहां तक का पॉइंट समझ आ गया आपको। अच्छा, यहां पर आगे जब ये खत्म हो जाए, नेक्स्ट बुलेट बना के लिखना, रिलेटेड सर्विसेज आर ऑल्सो नोन एज नो एश्योरेंस एंगेजमेंट। रिलेटेड सर्विसेज आर ऑल्सो नोन एज, रिलेटेड सर्विसेज आर ऑल्सो नोन एज, रिलेटेड सर्विसेज आर ऑल्सो नोन एज नो एश्योरेंस एंगेजमेंट, नो एश्योरेंस एंगेजमेंट। समझ आ रहा है आपको। और इसकी नंबरिंग क्या है वो भी जरा देख लो, 4400 से 4000 से लेकर 4000 से लेकर 4699, इसकी नंबरिंग क्या है, एसआरएस, इसको एसआरएस कहते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। और इसकी नंबरिंग क्या है, 4000 से लेकर 4699। और उनमें से जो इशू हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूं, वो आप एग्जाम्पल में लिख लो, वो आप एग्जाम्पल में लिख लो। ये रे, ये लिखने हैं, क्वेश्चन बनकर आ सकता है आपके एग्जाम में। कौन कौन से एसआरएस इशू हुए हैं, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर के लिए 4400 और कंपाइलेशन एंगेजमेंट के लिए 4410। हाँ जी, कुछ बातें समझ आई हैं यहाँ तक की, पक्का वाली। अच्छा ठीक है, हमारे ना बेटे ये एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स कंप्लीट हो गए। एंगेजमेंट मतलब जो ऑडिटर को काम मिलता है, ऑडिट वाला काम मिलेगा, रिव्यू वाला काम मिलेगा, अदर एश्योरेंस वाला काम मिलेगा, या रिलेटेड सर्विसेज वाला काम मिलेगा। तो जो भी काम मिलेगा उससे रिलेटेड आईसीएआई ने ऑलरेडी स्टैंडर्ड्स यानी बेंचमार्क बनाकर रखे हुए हैं। अच्छा, अब इसके नीचे एक बात आपको लिखनी है, इसके नीचे एक बात आपको लिखनी है, जहां ये चारों खत्म हो रहे हैं, इन चारों के नीचे एक नोट बनाकर लिखना है, engagement standards issued under the authority of council of ICI deal with the responsibility of auditor oblique practitioner। कह रही है जितने भी engagement standards हैं, ICAI की एक अथॉरिटी है, उसके अंडर रहकर ये बने हैं, और मैं उस अथॉरिटी का भी नाम आपको बता दूंगा।
ये जितने भी स्टैंडर्ड्स बने हैं, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स, वो आईसीआई के अंदर जो अथॉरिटीज है इनसे रिलेटेड वो बनाती है। इस अथॉरिटी का एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, एएएसबी। ये हटा दिया गया आपकी बुक से, पर मैं आपको बता रहा हूं, एएएसबी। एएएसबी एक बार बोलना पड़ेगा, क्या? एएएसबी की फुल फॉर्म है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। ये अथॉरिटी का एक एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करा है, एएएसबी। कह रहे जितने भी स्टैंडर्ड्स इशू हुए हैं, जितने भी स्टैंडर्ड्स इशू हुए हैं वो आईसीआई काउंसिल के अंदर जो अथॉरिटी है उसके अकॉर्डिंग हुए हैं, और वो अथॉरिटी का नाम क्या है? एएएसबी, यानी ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। बोलना पड़ेगा, क्या? ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। क्या बातें समझ आ रही है यहां तक की? पक्का वाली? हाँ जी, ठीक है, लिख लो पहले ये नोट। फर्स्ट वाले झूले पर आपने क्या लिखा हुआ था? क्वालिटी। बताओ, ये बताऊं क्या है? पेरेंट स्टैंडर्ड है, और ये पेरेंट के 4 बच्चे हैं। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? पेरेंट स्टैंडर्ड क्यों बोल रहा हूं इसको? मतलब आपको क्या करना है, जितने भी काम करने हैं उन सब के लिए कॉमन। जैसे अब क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे अब आप बताओ, थ्री इंटू टू प्लस 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 10। आप क्या करते थे? 3 कॉमन ले लेते थे ना, 2 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 10 ये कर लेते थे ना। तो ये सारे हो गए एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। और ये जो कॉमन स्टैंडर्ड्स है फॉर ऑल द थिंग्स, उसको हम कहते हैं एसक्यूसी। उसे हम क्या कहते हैं? एसक्यूसी। आवाज में दम नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं? एसक्यूसी का मतलब है स्टैंडर्ड्स ऑन। तो आप फर्स्ट वाले झूले पे लिखो, एसक्यूसी लिखना जरा। सीए कोई भी काम, लिखो, सीए कोई भी काम करे, सीए कोई भी काम करे, सीए कोई भी काम करे, ब्रैकेट में लिखना ऑडिट वाला, ऑडिट वाला, रिव्यू वाला, ऑडिट वाला, रिव्यू वाला, अदर एश्योरेंस वाला, कॉमा रिलेटेड सर्विसेज वाला। सीए कोई भी काम करे, ब्रैकेट क्लोज, कौन कौन सा? ऑडिट वाला, रिव्यू वाला, अदर एश्योरेंस वाला और रिलेटेड सर्विसेज वाला, ब्रैकेट क्लोज। लिख लिया आपने? उसे वो काम क्वालिटी से करना है, उसे वो काम क्वालिटी से करना है। उसे वो काम क्वालिटी से करना है जिसके लिए एसक्यूसी बनाए गए हैं, जिसके लिए एसक्यूसी बनाए गए हैं, यानी स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। लिखना जरा, आर ऑल्सो नोन एज पेरेंट स्टैंडर्ड्स, आर ऑल्सो नोन एज पेरेंट स्टैंडर्ड्स। बोलना पड़ेगा, आर ऑल्सो नोन एज पेरेंट स्टैंडर्ड्स। इन्हें हम पेरेंट स्टैंडर्ड्स के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, मैं आपको बताता हूं,
आप जरा सुनना, 4 तरह के स्टैंडर्ड्स थे ना, ऐसे ऑडिट वाले काम, रिलेटेड सर्विसेज वाले काम, एश्योरेंस एंगेजमेंट वाले काम और रिलेटेड सर्विसेज वाले काम। इन सब के लिए कॉमन क्या बनाया हुआ है? एसक्यूसी, पेरेंट स्टैंडर्ड है ना। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? पेरेंट स्टैंडर्ड है और जितने भी तरह के काम जो करते हैं उन सब का ये कॉमन आइटम है, सब पर एप्लीकेबल होगा बेटा ये। क्या आपको बातें समझ आ रही हैं जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं? पक्का ना? अच्छा, लिख लिया आपने ये सब? हाँ जी, बना लो ये वाली चीज, हाँ बना लो ये वाली, आपको समझ आ जाएगा पेरेंट स्टैंडर्ड क्यों कह रहे हैं। क्योंकि एसक्यूसी तो सभी तरह के काम्स के लिए लगते हैं ना, चाहे आप ऑडिट वाला काम कर रहे हो, चाहे आप रिव्यू वाला काम कर रहे हो, चाहे आप अदर एश्योरेंस वाला काम कर रहे हो, या आप रिलेटेड सर्विसेज वाला काम कर रहे हो, सभी पर ये एप्लीकेबल होते हैं। बोलो, ये चार्ट अपना कंप्लीट हो गया। क्या आपको कुछ बातें समझ आई हैं? ठीक है ना? अच्छा, अब दो बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, ये पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। और आज मैं कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा, आज आप जरूर करना, ठीक है? जैसे मैं आपको कौन सा क्वेश्चन कहूंगा, आप प्रैक्टिस करो आज। ये केस स्टडी 1, ये केस स्टडी 1 के जो 5 MCQ हैं वो आप जरूर करने हैं आपको। और केस स्टडी 2 ये आप घर पे ना जरूर आज के आज ही सॉल्व करना। लेकिन मैं पहले आपको थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन बता देता हूं। यहां पर आप आ जाओ, वाई आर स्टैंडर्ड्स नीडेड? कह रहे ये सब स्टैंडर्ड्स बनाने की जरूरत क्यों है? बेटा अगर आएगा तो 2 to 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। कह रहे वाई आर स्टैंडर्ड्स नीडेड? हमें स्टैंडर्ड्स क्यों बनाने चाहिए, इनकी जरूरत क्या है? वही सब जो इनके फायदे, वही तो जरूरत है। तो कह रहे वाई स्टैंडर्ड्स आर नीडेड? कह रहे यार स्टैंडर्ड्स बने होंगे तो आपको एक बात, अच्छा एक बात बताना भूल गया यार, एसक्यूसी आज तक एक ही इशू हुआ है, एसक्यूसी 1 लिख लो। और इसकी नंबरिंग भी तो लिखनी थी, सॉरी, इसकी नंबरिंग हमेशा क्या रहेगी? 1 से लेकर 99 तक। 1 से लेकर, बोलना पड़ेगा, 1 से लेकर, और आज तक एक ही इशू हुआ है एसक्यूसी 1। आज तक एक ही इशू हुआ है, कौन सा? एसक्यूसी 1। ये रहा एसक्यूसी 1 ही आज तक इशू हुआ है, ठीक है? अच्छा चलो, अब मैं वापस कह रहा था आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूं। बुक पर ही आ जाओ आप सब, बुक पर ही आप आ जाओ। पेज नंबर कहां पर आओगे? 1.22 पर। क्या लिख रखा है? वाई आर स्टैंडर्ड्स नीडेड? कह रहे हमें स्टैंडर्ड्स की जरूरत क्यों है? बेटा इसकी वजह से स्टैंडर्ड से हम इंश्योर हो जाते हैं कि जो हमारा ऑडिट वाला काम हो रहा है या कोई भी काम हो रहा है, ठीक है ना, वो एट पार विद द ग्लोबल प्रैक्टिसेस। जैसा वर्ल्ड लेवल पर काम चल रहा है वैसा ही हम काम कर रहे हैं, मतलब हमारा काम वर्ल्ड लेवल के काम के बराबर है। ये फर्स्ट पॉइंट समझ आया आपको? दूसरा यार इसकी वजह से, क्योंकि क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या हो जाती है? इंप्रूव। तो यार आप डेलिजेंट डिसीजन, इट हेल्प्स इन यूजिंग यूजर इन मेकिंग डेलिजेंट डिसीजन। व्हाट इज डेलिजेंट? केयरफुल। केयरफुली आप डिसीजंस ले पाते हैं। और हर काम में क्या रहती है? यूनिफॉर्मिटी। भाई देखो सारे सीए सेम तरीके से काम करेंगे ना, फिर यूनिफॉर्मिटी रहेंगे। और ये बेसिकली इक्विपमेंट है किन के लिए? प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स के लिए, कि भाई बनी बनाई चीज मिल गई, आप इसको पढ़कर काम कर दो। समझ आ रहा है आपको? इक्विपमेंट मिल गया ये एक तरह से। और इससे बताओ ऑडिट की क्वालिटी भी बढ़िया हो जाती है। क्या आपको समझ आया पॉइंट? स्टैंडर्ड्स क्यों चाहिए होते हैं? हम ग्लोबल लेवल पर काम कर पा रहे हैं, इंटेलिजेंट डिसीजन हो पाती है, यूनिफॉर्मिटी, ये एक इक्विपमेंट है, और ऑडिट की क्वालिटी भी इंश्योर हो सकती है। तो आप 5 वर्ड्स अगर लिखने हो तो यहीं पर ही लिख लो फटाफट से। क्या क्या पकड़ोगे? ग्लोबल प्रैक्टिसेस, एट पार विद ग्लोबल प्रैक्टिसेस, लिख लो एट पार विद
दूसरा क्या लिखोगे, डेलीजेंट डिसीजन ले पाते हैं। तीसरा क्या रहती है, यूनिफॉर्मिटी, और ये अपने आप में क्या है, इक्विपमेंट और क्वालिटी। बोलो बेटा, पॉइंट समझ आ गया आपको या नहीं आया। और ये लास्ट, क्या ऑडिटर को एंगेजमेंट और क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड से रिलेटेड कोई ड्यूटी है, बताओ उसकी ड्यूटी क्या होगी, उसको ये सब फॉलो करने हैं। कह रहे हैं इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोफेशनल अकाउंटेंट टू सी दैट स्टैंडर्ड्स आर फॉलोड इन एंगेजमेंट अंडरटेकन बाय देम, ऑर्डिनरली दीज आर टू बी फॉलोड बाय द professional accountant. However, a situation may arise when specific procedure as required in the standard would be ineffective in particular engagement. बेटा देखो, वैसे तो देखो ये स्टैंडर्ड्स कह रहे हैं हर जगह लग जाएंगे, वैसे तो ये स्टैंडर्ड हर जगह, पर अगर कहीं पर नहीं लग पा रहे तो वो प्रोफेशनल को क्या रिक्वायर्ड है, टू डॉक्यूमेंट हाउ ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर आर परफॉर्म टू अचीव द पर्पस ऑफ रिक्वायर्ड प्रोसीजर। फिर आपने वहां पर क्या ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर लगाकर ये सब चीजें अचीव करी। एंड ऑल्सो द रीजन फॉर डिपार्चर हैज ऑल्सो बी डॉक्यूमेंटेड अनलेस इट इज क्लियर, और ये सब बातें आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन में लिखकर भी रखनी पड़ेगी। देखो, हर प्रोफेशनल अकाउंटेंट को क्या फॉलो करने हैं, स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं। हर प्रोफेशनल अकाउंटेंट को क्या फॉलो करने हैं, स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं। लेकिन अगर कहीं पर वो स्टैंडर्ड फॉलो नहीं हो पा रहे तो वो उसकी जगह क्या ऑल्टरनेट परफॉर्म कर रहा है वो उसको डॉक्यूमेंट में लिखेगा, और क्यों नहीं हो पा रहे उसका रीजन लिखेगा। फर्दर his report should also draw attention of such departure, और उसको ये बात अपनी रिपोर्ट में भी लिखनी पड़ेगी क्या, कि भाई मैं ये स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर पाया। एंड इट इज ऑल्सो बी नोटेड दैट मेयर डिस्क्लोजर इन द रिपोर्ट डज नॉट एब्सॉल्व अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट फ्रॉम कंप्लाइंग द एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स, और इस बात से वो बच नहीं जाएगा कि भैया मैंने रिपोर्ट में लिख दिया तो अब मैं ये वाला स्टैंडर्ड फॉलो ही नहीं करूंगा, बाकी रिक्वायरमेंट्स तो पूरी करनी ही पड़ेगी। सामने वाली गली में मैं हिंदी में 2-3 लाइनें लिखवा रहा हूं, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, लिख के रखो। लिखो, वैसे तो हर प्रोफेशनल अकाउंटेंट की ये ड्यूटी है, वैसे तो हर प्रोफेशनल अकाउंटेंट की ये ड्यूटी है कि वो स्टैंडर्ड्स फॉलो करे। वो स्टैंडर्ड्स फॉलो करे, पर अगर कोई पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई पर्टिकुलर स्टैंडर्ड नहीं लग पा रहा तो इस केस में प्रोफेशनल अकाउंटेंट को ये बात डॉक्यूमेंट करनी पड़ेगी, मतलब अपने पास लिख कर रखनी पड़ेगी, ये बात डॉक्यूमेंट करनी पड़ेगी कि उसने क्या ऑल्टरनेट प्रोसीजर लगाए और क्या वो रीजंस थे जिस वजह से स्टैंडर्ड से डिपार्चर करना पड़ा। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पैराग्राफ में स्टैंडर्ड से डिपार्चर करना पड़ा। नेक्स्ट पैराग्राफ में
प्रोफेशनल अकाउंटेंट को डिपार्चर के बारे में, डिपार्चर फ्रॉम स्टैंडर्ड्स के बारे में अपनी रिपोर्ट में भी मेंशन करना है। प्रोफेशनल अकाउंटेंट को डिपार्चर के बारे में अपनी रिपोर्ट में भी मेंशन करना है, पर रिपोर्ट में मेंशन कर देने से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम नहीं हो जाएंगी। पर रिपोर्ट में मेंशन कर देने से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम नहीं हो जाएगी। समझ आ गया आपको? पक्का वाला? अच्छा, तो ऑडिट में जो आज का टारगेट था वो हमने अचीव कर लिया है, ठीक है ना। कोशिश करिए कि आपको ना ये पूरे 2-3-4 पेजेस को मैं सम अप करके एक ही पेज में दे दूं, ठीक है। चलो आज इतना ही करते हैं।